नमस्कार, दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। चयनित शिक्षकों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया है। बता दें कि चयन होने के बावजूद अभी तक इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। नियुक्ति पत्र दिए जाने की ये मांग कर रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें बाहर ही रोक लिया। बड़ी संख्या में शिक्षक बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचे। अब बीजेपी दफ्तर के बाहर ही ये धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ओबीसी वर्ग 3 के चयनित शिक्षक हैं ये, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका चयन तो हो चुका है, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र नहीं बांटे गए हैं, जिसके चलते ये सभी आक्रोशित हैं और आज बीजेपी दफ्तर पहुंचकर जमकर हंगामा कर रहे हैं। तो चयनित शिक्षकों की यही मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए, सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाए। और ऐसे में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर ही आज ये बीजेपी दफ्तर पहुंचे। अंदर घुसने का भी प्रयास किया, लेकिन इन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें बाहर ही रोका है और अब ये बीजेपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। जरा संख्या देखिए आप, ये चयनित शिक्षकों की ओबीसी के 882 पद वर्ग 3 के जबरदस्ती रोक दिए गए, जबकि इनका नाम सबका अंतिम चयन सूची में था। लेकिन ये बोल रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के पास हमारा आदेश आया हो, जबकि हमने सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश भी देख लिया, उसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, ना तो माननीय उच्च न्यायालय में कहीं रोक लगी हुई है। ये ओबीसी के साथ सरासर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। 882 पद जबरदस्ती रोक लिए, जबकि इनका जिला चयन हो चुका है, तब भी इनके नियुक्ति पत्र जबरदस्ती रोक दिए। ओबीसी वर्ग को परेशान किया जा रहा है। आज ओबीसी की प्रदेश में आबादी 52% है। ओबीसी की हर कोई नेता बात करता है, लेकिन जब ओबीसी की अधिकार देने की बात आती है तो सभी नेता हाथ खड़े कर लेते हैं। सभी मंत्री नेताओं के यहाँ हम लोग जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया लाइव जुड़ गए भोपाल से, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, देखिए, ओबीसी आरक्षण का एक मुद्दा उलझा हुआ है और दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि ओबीसी वर्ग 3 के ये चयनित शिक्षक हैं जो लगातार कह रहे हैं कि तमाम आदेश हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ग 3 के लिए परीक्षाएं आयोजित की थी, परीक्षाओं के बाद जो चयनित शिक्षक थे उनको नियुक्ति पत्र भी वितरित किए थे, लेकिन वर्ग 3 के 882 ओबीसी वर्ग के जो शिक्षक हैं जिनको स्कूल आवंटन हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसके पीछे इन लोगों का तर्क है कि ये बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट की गाइडलाइन और सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेश के चलते इनकी नियुक्तियों को फिलहाल रोका गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने तमाम आदेश पढ़े हैं, चाहे सामान्य प्रशासन विभाग का हो या फिर हाईकोर्ट जो निर्देश है वो भी पढ़े, उसमें कहीं इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है कि इन लोगों की नियुक्तियों को होल्ड किया जाए। उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले 20 दिन से लगातार वो तमाम मंत्रियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उन्हें कहीं से अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला और यही कारण है कि वो बीजेपी दफ्तर के बाहर आज प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बीजेपी दफ्तर के बाहर जब पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, तो वो मुख्य गेट पर ही धरने पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस बल को भी बुला लिया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक प्रशासन के कोई अधिकारी या फिर कोई बड़े मंत्री उनको आश्वासन नहीं देते कि आखिर उनकी नियुक्तियां कब तक होंगी, तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। साफ तौर पर वो एक बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि भले ही ओबीसी वर्ग को भले की बात सरकार करती हो, इस मध्य प्रदेश में 50% से अधिक ओबीसी वर्ग है और ऐसे में ओबीसी की उपेक्षा करना कहीं न कहीं बीजेपी को आने वाले चुनाव में भारी पड़ सकता है। जी, बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र आपने। और जिस तरह से आप देखिए, ओबीसी वर्ग की ज्यादातर बातें ऐसी हुई हैं कि कई बार ये भी सामने आया है कि हर वर्ग को मुख्यमंत्री साध रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या चयनित शिक्षकों की गुहार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुनते हैं या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की, जहां बीजेपी प्रदेश चुनाव कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, सरोज पांडे, बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए हैं। बैठक में चुनाव कार्य समिति के सभी पदाधिकारी भी मौजूद हैं।
चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में समीक्षा हो रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर चर्चा हो रही है। आज एक बड़ी बैठक राजधानी रायपुर में, और आपको बता दें कि इस वक्त ये बैठक शुरू हो चुकी है। चुनाव से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार चर्चा जारी। इधर अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर अंतर्कलह सामने आई है। दरअसल कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह पर निशाना साधा गया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आरोप लगाने वालों से कोई समझौता नहीं, मुझ पर जान से मारने का आरोप लगाया गया है। आगे क्या होगा पब्लिक और पार्टी जाने। व्यक्तिगत मेरे खिलाफ कई लोगों ने बहुत कुछ किया, मैंने कभी उसको राजनीति के क्षेत्र में बीच में आने नहीं दिया। लेकिन आज एक घटना ऐसी घटी है छत्तीसगढ़ में, जिसमें एक सीमा पार करके किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जान के खतरे का आरोप लगाया। वहां पर समझौता नहीं हो सकता। आगे क्या होगा ये पब्लिक जाने, आगे क्या होगा ये पार्टी जाने, लेकिन मेरे तरफ से वहां समझौता नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पचपेड़ी नाका के पास एक सड़क हादसा हो गया। ट्रक की चपेट में एक बाइक सवार आ गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बाल बाल बच गया है। मामूली सी चोटें उसे आई हैं। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं बाइक का जो हाल हुआ है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। एक बड़ा सड़क हादसा पचपेड़ी नाका के पास हुआ। खबर कांकेर से है, जहां ट्रक पलटने से जाम लग गया। कांकेर दुधावा मार्ग पर यह ट्रक पलटा है। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सड़क जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। दुधावा चौकी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एक बस पलट गई और ट्रक माफ कीजिएगा पलट गया, जिसके बाद से दोनों ही ओर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। फिलहाल जाम को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। खबर राजनांदगांव से है, जहां नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। मेडिकल कॉलेज चौक पर दो ट्रक हादसे का शिकार हुए। बताया जा रहा है कि एक ट्रक मकान में जा घुसा तो दूसरा डिवाइडर पर पलट गया। लालबाग थाने के मेडिकल कॉलेज चौक की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजनांदगांव से सामने आई है, जहां नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। दो ट्रक हादसे का शिकार हो गए। खबर बलौदा बाजार से, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि भाटापारा में पटपर चौक के पास यह हादसा हुआ। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हुई है। भाटापारा ग्रामीण थाने का यह मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। भाटापारा में पटपर चौक के पास यह हादसा हुआ, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस तरह से एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। देर रात की ये घटना आप देख सकते हैं। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस दुर्घटना से जुड़ा? आपको बता दूं कि तेज रफ्तार जो नियंत्रित ट्रक है वो चपेट में ले लिया है एक बाइक सवार युवक को, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई और एक बुरी तरह से घायल हो गया है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक की जो स्पीड थी वो ट्रक पलटने के बाद किस तरह से जो स्कूटी सवार दो युवक थे उस पर जा गिरी, जिसके बाद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक पूरी तरह से घायल हो गया। जिस जो युवक की मौत हो गई है उनका नाम गौतम जांगड़े है। ये लाल बहादुर शास्त्री का रहने वाला था। और जो ट्रक है उसके बारे में पुलिस पतासाजी कर रही है। और ट्रक के बारे में पता चला है कि मुर्गी दाना से भरी हुई ट्रक थी। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर यह अपडेट नहीं हुआ है कि चालक की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। हालांकि भाटापारा जो ग्रामीण थाने की पुलिस है वो चालक की भी पतासाजी कर रही है और ट्रक की भी पतासाजी कर रही है। शुभांगी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, कहीं न कहीं एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि जस्ट कुछ की दूरी पर एक बड़ा चौक है और चौक के पास अगर पड़ता
तो कहीं न कहीं वहाँ सिग्नल था, लोगों की भी भीड़ थी, इससे और बड़ी घटना हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां हमीदिया अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे। बता दें कि विश्वास सारंग ने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सारंग के दौरे के दौरान अस्पताल प्रबंधन भी मौके पर मौजूद रहा। विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। मरीजों को निजी अस्पतालों की तरह ही यहां पर सुविधा दी जाएगी। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज होने वाला है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के उन्नयन की जो कटिबद्धता है उसको आज हम स्थापित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का सरकारी सबसे बड़ा अस्पताल, 2000 बिस्तर का अस्पताल गांधी मेडिकल कॉलेज में आज हम शुरू कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे शाम को 4 बजे गांधी मेडिकल कॉलेज के परिसर में। 2000 बिस्तर का ये हमारा अस्पताल होगा, इसका लोकार्पण होगा और उसके साथ साथ करोड़ों रुपए की लागत के भूमि पूजन के कार्यक्रम भी आज होंगे। ये हमारी एक बड़ा प्रयास है और चिकित्सा शिक्षा के मामले में हम मध्य प्रदेश में लगातार नए नए काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये 2000 बिस्तर का अस्पताल इस बात को स्थापित करता है कि हम कटिबद्ध हैं। नरेंद्र मोदी जी के सपना जो इस देश में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का है, शिवराज सिंह चौहान जी का प्रयास, वो आज फलीभूत। और चलिए अब रुक करेंगे दिल्ली का, जहां बीजेपी की समीक्षा बैठक कल होने जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर यह समीक्षा बैठक होगी। बता दें कि कल सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक शुरू होगी। पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, संबित पात्रा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में हारी हुई सीटों में यूपी की 14 सीटें भी शामिल हैं, जिन पर समीक्षा की जाएगी कि आखिर इन सीटों पर बीजेपी ने हार का सामना क्यों किया और आने वाले समय में कैसे इस हार को जीत में बदला जाए। इधर ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां दामाद की शिकायत पर ससुर को सजा दी गई है। आय से ज्यादा संपत्ति रखने के मामले में यह सजा मिली है। 4 साल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन को दोषी माना है। बता दें कि राम कुमार शिवहरे को अनुपातहीन संपत्ति के मामले में दोषी माना गया है। बताया जा रहा है कि इनकी शिकायत इनके दामाद ने की थी, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई। एक रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन था सिविल अस्पताल में, राम कुमार शिवहरे। इसके परिवार के अनमोल शिवहरे ने एक शिकायती आवेदन लोकायुक्त में प्रस्तुत किया था वर्ष 2013 में, जिसमें कि आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया गया था, जिसको प्रकरण पंजीबद्ध कर लोकायुक्त ने 2016 में माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया और आवेदन ने अपना तर्क रखते हुए पूरी घटना को प्रमाणित कराया है, जिसमें कि लोकायुक्त ने 375 गुना आय से अधिक संपत्ति का चालान प्रस्तुत किया था और न्यायालयीन साक्ष्य के बाद न्यायालय ने उनके ऊपर 283% संपत्ति आय से अधिक पाई गई है, जिसमें कि न्यायालय ने उनको 4 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने दंडित किया है। वर्तमान में ये। और चलिए अब बात करते हैं सागर की, जहां पड़रिया गांव के एक युवक ने कुर्मी समाज के कुछ लोगों से हुए विवाद के चलते वीडियो बनाकर सुसाइड कर लिया। खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद पर युवक ने अपने घर आकर वीडियो बनाया। वीडियो में कुछ लोगों की वजह से जान देने की बात कही और वो वीडियो अपने दोस्त इमरान खान और अशोक ठाकुर को भेजने के बाद युवक ने सुसाइड कर लिया। मृतक का नाम भगवान सिंह ठाकुर बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर मृतक का मोबाइल भी जब्त किया। इधर मामले की जांच अब शुरू हो चुकी है। जिंदगी से हारना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। इस पूरी घटना से ये सबक मिलता है। उसका बेटा प्रथम ग्राम पड़रिया में ग्राम चौकीदार इमरान खान से जानकारी प्राप्त हुई थी कि भगवान सिंह दांगी पिता देवी सिंह दांगी ठाकुर पड़रिया ने अपने घर में म्यारी से फांसी लगा ली है रस्सी की सहायता से। तो मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर तस्दीक की सूचना सही पाई गई। ग्रामीणों की उपस्थिति में पंचनामा कार्रवाई की गई है
और उनके परिजन भी उपस्थित हैं। पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए साव। इधर चंद्रयान 3 की टीम का हिस्सा रहे उमरिया के प्रियांशु मिश्रा के परिवार में खुशी का माहौल है। माता को अपने बेटे पर नाज है तो पिता इसे जीवन का सबसे बड़ा गौरव बता रहे हैं। प्रियांशु ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए व्हीकल को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। प्रियांशु अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं और प्रियांशु के परिवार को भरोसा था कि चंद्रयान को सफलता जरूर मिलेगी। प्रियांशु के बारे में मैं क्या बोलूं, प्रियांशु की मां हूं मैं, मुझे जो गर्व महसूस हो रहा है उसे बयां करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब बधाइयाँ आती हैं और लोग कहते हैं कि आपका बेटा है प्रियांशु, में बड़ी खुशी हुई, तो बड़ा अच्छा लगता है मतलब सुन के। और प्रियांशु पढ़ाई में शुरू से बहुत अव्वल थे, मतलब पढ़ने लिखने में उनका हमेशा ये रहा कि मुझे कुछ अच्छा करना है और मैं माँ बाप का नाम रोशन करूँगा। मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। 14 जुलाई को ये M3 लॉन्च व्हीकल से इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका मेरे बेटे की भी रही है और बेटे ने ही उसमें ट्राजेक्टरी डिजाइन में और चलिए रुक कर लेते हैं दिल्ली से इस वक्त की मिल रही बड़ी खबर का, जहां सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा से पूछताछ हो रही है। सीएम भूपेश बघेल के ओएसडी मनीष बंछोड़, आशीष वर्मा को भी ईडी ने बुलाया है। कि ऑनलाइन सट्टा से जुड़े महादेव ऐप मामले में एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। राजनीतिक हस्तियों से पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। महादेव ऐप से जुड़े कई प्रमुख आरोपियों का पाकिस्तान और दुबई से भी कनेक्शन बताया जा रहा है, जिसके चलते एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। इससे पहले आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी ओएसडी मनीष बंछोड़ और राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर छापामार कार्रवाई हुई थी और अब ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। बता दें कि इस पूरे मामले में सतीश चंद्राकर, गौरव चंद्राकर, चंद्रभूषण वर्मा के यहां भी ईडी ने छापा मारा था। सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार है विनोद वर्मा, जिनसे फिलहाल ईडी पूछताछ कर रही है। चलिए इस खबर पर संवाददाता शंकर हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शंकर, देखिए अगर इस पूरे मामले को हम समझें तो लगातार महादेव ऐप सट्टा का ये जो जाल है ये बढ़ता ही नजर आ रहा है। कई जगहों से, कई देशों से इसके कनेक्शनों का भी खुलासा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सीएम भूपेश बघेल खुद ये कह रहे थे कि उनके करीबियों के घरों पर छापा मार के कुछ हाथ नहीं लगने वाला, लेकिन अब तो ईडी ने विनोद वर्मा को समन जारी किया और अब उनसे पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर देखिए, जैसे पिछले कुछ दिनों पहले ही, यानी कि पिछले सप्ताह की बात करें 23 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था तो वो मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली तक इसकी चर्चा हुई थी, क्योंकि 23 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन था और उसी दिन में कई कार्यक्रम आयोजित थे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से बकायदा सर्च ऑपरेशन हुआ था, तो इस मामले में हालांकि मुख्यमंत्री बघेल ने भी इस मामले पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट लिखते हुए उन्होंने एक पोस्ट भी किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ अन्य लोगों के बारे में उन्होंने लिखा कि आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार ओएसडी समेत करीबियों के यहाँ पर ईडी भेजकर मेरे जन्मदिन पर जो अमूल्य उपहार दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह का जो एक ट्वीट भी उनके द्वारा किया गया था। लेकिन इस मामले में जो जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बताते हैं कि महादेव ऐप से जुड़े मामले में जो एक ऑनलाइन सट्टा का कारोबार और इस मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, इसमें कई आरोपियों के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और उन्हीं सबूतों के आधार पर ये सर्च ऑपरेशन को उस दिन अंजाम दिया गया था। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में जो तमाम जानकारियां जुटाई गई, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, उसी के आधार पर अब कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। और इसी पूछताछ के लिए आज 3 प्रमुख लोगों को आज बुलाया गया है पूछताछ के लिए, जिसमें कि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोड़ हैं, उनसे भी आज पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा हैं, उनको भी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इसके साथ ही एक आशीष वर्मा नाम के एक शख्स हैं, उनको भी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और यानी शंकर, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि देखिए, लगातार पूछताछ का दौर पहले भी जारी था। पहले तो गुर्गे गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अब जिस तरह से ये तार राजनीतिक सलाहकार तक आ चुके हैं, तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि आने वाले समय में और भी खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो भारतीय दिग्गज जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। नीरज की इस जीत पर पूरा देश जश्न में डूब गया है। पीएम से लेकर आम लोगों ने नीरज को बधाई दी है। भाला बली का चूक निशाना, जैवलिन थ्रो में दुनिया ने नीरज का लोहा माना। सुनहरा हुआ भाला, भारत की झोली में नीरज ने गोल्ड डाला। खुशियां मनाइए, भारत ने रचा इतिहास। कमाल हो गया, धमाल हो गया, ऐसा भाला फेंका कि देश गर्व से माला माल हो गया। बीती रात जब आप सो रहे थे तो 7 समंदर पार भारत का लाल कमाल दिखा रहा था। ऐसे कमाल के अपने सामने किसी भी प्रतिद्वंदी को टिकने नहीं दिया। हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रहा था और जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला रात 11:45 पर शुरू हुआ। भारतीय दिग्गज जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड के पोस्टर बॉय नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर भाला फेंककर गोल्ड पर कब्जा जमाया। भारत को गोल्ड मिलते ही देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और पूरा देश जश्न में डूब गया। बधाइयों का तांता लग गया। भारतीय सेना से लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तक ने बधाई दी और देशवासियों ने भी नीरज को बधाई दी। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है। आप लोग कवरेज कर रहे हैं, रात के 1-1:15 बजे तक भी सारा गांव, सारा देश जाग रहा है। तो माहौल तो आप जानते ही कैसा होगा, पूरा देश खुशियां मना रहा है। के लिए बिल्कुल गौरव का पल है। नीरज चोपड़ा जहां भी जाता था गोल्ड क्लिंच करता ही था। यही एक मेडल रहता था जिससे वो छूता था। आज वो भी काम कर दिया। आज उसके उस कैरियर की अचीवमेंट, ये एक अच्छी अचीवमेंट होगी। आज भी आज बहुत खुशी है। बस हमारे नीरज भाई की उसमें करियर में बस इसी गोल्ड की कमी थी और आज उन्होंने ये गोल्ड जीत कर सारी कमी पूरी कर दी है। आज बहुत खुश हैं और आप देखिए ओलंपिक का 1 साल से भी कम रह गया। हम आज दावा करते हैं कि अगले ओलंपिक में भी नीरज गोल्ड जीतेगा पक्का। जीत इतनी भी आसान नहीं थी। सामने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान था। पाकिस्तानी थ्रोअर अरशद नदीम ने कड़ी चुनौती दी। फाइनल मुकाबले की शुरुआत हुई तो नीरज ने पहले राउंड में फाउल से शुरुआत की। पहले राउंड में फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर ने 83.38 मीटर भाला फेंककर टॉप पर रहे और नीरज पहले राउंड में 12वें नंबर पर रहे। भारतवासियों की धड़कनें तेज हो गई। अब क्या होगा, लेकिन नीरज ने अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया और फिर वो हुआ जो कमाल हो गया। नीरज ने दूसरे राउंड में 18.17 मीटर भाला फेंककर सभी को अचंभित कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने तीसरे राउंड में अपना बेस्ट स्ट्रोक किया और 87.82 मीटर भाला फेंककर नीरज को कड़ी चुनौती पेश की। लेकिन ये चुनौती पाकिस्तान को जीत नहीं दिला सकी। नीरज के 88.17 मीटर को कोई नहीं छू पाया। नीरज ने गोल्ड पर कब्जा जमा लिया। ये चैंपियनशिप 1983 से शुरू हुई थी। पहली दफा किसी भारतीय एथलीट ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड पर कब्जा किया। नीरज के गोल्डन सफर को भी जान लीजिए। साल 2016 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड, 2017 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, 2019 एशियन गेम्स में गोल्ड, 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड, 2022 डायमंड लीग में पहला स्थान, 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर, 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड। ये आंकड़े बता रहे हैं कि नीरज का तोड़ इस दुनिया में इस समय कहीं नहीं है। ऐसे में अब नीरज की नजर पेरिस ओलंपिक्स पर है। नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन राउंड में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीत के साथ उनके हौसले और भी बुलंद हो गए।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।